हेलो फ्रेंड्स, एमएनसी स्टार क्लब में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है व्यापारिक संनियम यानी बिजनेस लॉ। इस बिजनेस लॉ के अंतर्गत हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉ के बारे में, एक्ट के बारे में जानते हैं, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंसॉल्वेंसी एक्ट, एमआरटीपी एक्ट। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्ट्स हैं जिनके बारे में हम लोग बिजनेस लॉ यानी व्यापारिक संनियम के अंतर्गत जानते हैं। लेकिन इस टॉपिक में यानी आज के वीडियो में हम लोग का जो शुरुआत होगा वह इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से शुरू होगा। यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को शुरू करने से पहले हम लोग जानेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। यानी आज का हमारा टॉपिक यही है, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 एक परिचय यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एंड इंट्रोडक्शन, यानी इसके बारे में जानेंगे क्या है। ठीक है। और इस संबंध में हम लोग सबसे पहले इसमें प्रयोग किए जाने वाले शब्दों के बारे में जानेंगे, क्योंकि शब्दों की जानकारी जब होगी तब हमें आगे समझना काफी आसान होगा। ठीक है। तो इस संबंध में सबसे पहले बात आती है प्रपोजल की, यानी प्रस्ताव। ये प्रस्ताव है क्या, समझते हैं कि प्रस्ताव होता क्या है। तो जब कोई व्यक्ति यानी कोई भी आदमी किसी दूसरे के समक्ष यानी किसी के सामने किसी काम को करने या न करने के लिए अपना उद्देश्य प्रकट करता है कि वह आदमी यह काम करेगा या नहीं करेगा, ताकि उसकी सहमति उस पर प्राप्त हो सके, तो यह जो बात रखी जाती है दूसरे के सामने, इसे ही हम कहते हैं प्रस्ताव यानी प्रपोजल। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे राम अपनी बेटी की शादी मोहन के लड़के से करना चाहता है, तो इसके लिए राम मोहन के पास प्रपोजल रखता है यानी प्रस्ताव रखता है कि क्या आप अपने पुत्र की शादी हमारी पुत्री से करेंगे। तो यहां पर राम जो यह मोहन के समक्ष बात रख रहा है, यह प्रपोजल कहलाएगा। यानी यहां पर बात आई कि दूसरे की सहमति या असहमति चाहिए कि आप इससे सहमत हैं या नहीं हैं। इसके लिए और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जैसे आपको किसी को इनवाइट करना है अपने यहाँ खाने पर, तो आप पहले उसके सामने जाकर बोलेंगे ना कि भाई आप मेरे यहाँ खाने पर आइए। इस पर वह अपनी सहमति या असहमति कुछ भी दे सकता है। तो यहां पर जो आपने यह प्रस्ताव रखा कि हमारे यहाँ आप खाने पर आइए, यही था प्रपोजल। इसे ही हम लोग कहते हैं प्रस्ताव। जब प्रस्ताव आप रखेंगे किसी के समक्ष, कॉमन सी बात है, यदि आप किसी के सामने अपनी प्रस्ताव को रख रहे हैं तो इस पर वह अपनी सहमति या असहमति कुछ ना कुछ तो देगा ही। यदि वह उस पर अपनी सहमति देता है कि हां मैं इस बात को मानूंगा या मैं यह करूंगा, तो जैसे ही वह अपनी सहमति को प्रकट करता है, वह वचन बनता है, प्रॉमिस। यानी उसने प्रॉमिस दिया कि वह काम करेगा या नहीं करेगा, यह प्रॉमिस है। ठीक है। तो यहां जैसे ही मोहन कहे कि हाँ ठीक है, मैं अपने पुत्र की शादी आपकी पुत्री से करूंगा, तो यहां उसने वचन दे दिया, यही बना प्रॉमिस। यानी जब प्रॉमिस क्लियर हुआ कि प्रॉमिस हुआ, तो यहां पर दो पर्सन थे, एक वचनदाता था और एक वचन गिरेता। यानी यहां पर जो प्रस्तावक था, जिसने प्रस्ताव रखा था, यानी राम ने रखा था ना प्रस्ताव कि हमारी बेटी की शादी मोहन के बेटे से होनी है, या मोहन के पास जाकर उसने प्रस्ताव रखा कि हमारी बेटी से आप अपने पुत्र की शादी करेंगे। तो यहां पर प्रस्तावक कौन था? यहां प्रस्ताव रखने वाला था राम, यानी राम था वचनदाता, और इस पर अपनी सहमति किसने दी? मोहन ने दी। मोहन ने उस पर वचन दिया अपना कि हाँ ठीक है, मैं अपने पुत्र की शादी आपकी पुत्री से करूंगा। यानी यहां पर मोहन जो है वचन गृहीता बन गया। यानी जो प्रपोजल रखता है यानी जो प्रस्ताव रखता है उसको वचनदाता कहते हैं, और जो उसको स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है, उस पर अपनी सहमति देता है यानी प्रॉमिस देता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं वचन गृहीता, यानी प्रोमिशर एंड प्रोमिशी। अब यहां पर जब यह बात आई तो एक वर्ड आता है कंसिडरेशन यानी प्रतिफल। ये प्रतिफल है क्या? तो प्रतिफल आता है वर्ड कि जब कोई आदमी कोई प्रस्ताव रखता है, कोई उस पर अपनी सहमति देता है, तो उसके लिए एक ऑब्जेक्ट तो होना चाहिए। किस चीज के लिए वह प्रस्ताव रख रहा है और किस चीज के लिए सहमति हो रही है, यानी एक वस्तु का, एक कार्य का होना आवश्यक है। जैसे राम ने मोहन को अपने घर खाने पे इनवाइट किया, तो यहां पर खाना क्या है? एक कंसिडरेशन है, यानी एक प्रतिफल है। यानी जिस चीज के लिए हम कोई प्रस्ताव रख रहे हैं
वह वस्तु ही क्या है हमारे लिए? कंसिडरेशन, यानी प्रतिफल। अब यदि प्रतिफल निश्चित हो, यानी प्रस्ताव आप एक आदमी ने रखा, दूसरे ने उस पर अपनी सहमति दी, तो यहां प्रस्ताव रखना जो प्रपोजल रखा गया था, जो बात रखी गई थी दूसरे के समक्ष, वो तो प्रस्ताव बना। और उस पर जब किसी ने सहमति दे दी तो वह देने वाला जो वचन जो दिया, सहमति दिया, वो वचन बना। यहां पर प्रपोजल रखने वाले को हम लोग वचनदाता, और जिसने उस पर प्रॉमिस अपना दिया यानी वचन दिया, वो वचन गृहता बना, यानी प्रोमिसर और प्रोमिसी। अब यहां पर बात आए कि जो प्रोमिसर और प्रोमिसी जिस पे राजी हुए, वह तो उसका एक कंसिडरेशन था, एक प्रतिफल था, एक बात थी, जिस बात पे एक ऑब्जेक्ट था, जिस पर उन लोगों ने अपनी सहमति दी। अब वह सहमति जो है वह ठहराव यानी एग्रीमेंट बन गया। जैसे ही उन्होंने सहमति दी कि काम करेंगे, प्रतिफल जहां पर एक आदमी ने प्रस्ताव रखा, दूसरे ने उस पर अपना वचन दिया, तो वचनदाता गृहता बने। उसके लिए एक जब प्रतिफल निश्चित था, विदाउट प्रतिफल यानी नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो प्रतिफल का होना तो अनिवार्य है। तो प्रतिफल जब निश्चित रहे तो वह बनता है ठहराव, एग्रीमेंट। अब बात आती है कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट क्या है भाई? तो एग्रीमेंट तो किसी भी तरह की हो सकती है। जैसे अभी आपने जस्ट देखा कि राम ने मोहन को अपने घर पर खाने के लिए इनवाइट किया था। यहां पर यदि मोहन ने वचन भी दिया था कि वो खाने आएगा, लेकिन गलती से मान लीजिए उस दिन वो नहीं आया, तो यह कोई जरूरी नहीं है, ये लीगल नहीं है, कानूनी रूप से वैध नहीं है कि नहीं आया तो फिर राम केस कर देगा कि मेरा भाई खाना बर्बाद हो गया, चलो मैं न्यायालय की शरण में जाऊंगा। ऐसा वैलिड नहीं है, यानी यह कोई लीगली प्रूफ नहीं है कि इस पे कानूनन कोई दबाव आए या इस तरह का कुछ बात हो, तो वैसा कुछ नहीं बनता। बस यह एक ठहराव बन के रह गया, यानी यह राजनियम द्वारा यानी लॉ के द्वारा वैध नहीं हुआ, राजनियम द्वारा मान्य नहीं है। तो ऐसा ठहराव जो राजनियम द्वारा मान्य नहीं होता है वो ठहराव रह जाता है, और जब वह राजनियम द्वारा मान्य हो जाता है यानी कानूनन वो वैध हो जाता है तो अनुबंध बनता है। लेकिन उसके पहले एक बीच में वर्ड हम लोग देख रहे हैं, पारस्परिक वचन यानी रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या है? तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहते हैं जब कंसिडरेशन दोनों के ऊपर डिपेंड हो, पार्टली या फुल्ली दोनों पर डिपेंड हो जाता है, तो वह कहलाता है रेसिप्रोकल प्रॉमिस यानी पारस्परिक वचन। अब व्यर्थ या शून्य ठहराव, यहीं पर बात थी, तो ये तो ठहराव वहां पर बन गया, बट हमने व्यर्थ ठहराव का ही डिस्कशन आपसे किया था थोड़ी देर पहले कि व्यर्थ ठहराव क्या होता है। ठहराव तो जैसे मान लीजिए कि जैसे ही राम ने इनवाइट किया मोहन को कि हाँ मेरे यहाँ खाने पर आना है, मोहन ने बोला हाँ ठीक है, तो वहां ठहराव हो गया। चूंकि आपको पता है, यहां पर हमने शुरू में डिस्कस किया कि किसी भी ठहराव के लिए सबसे पहला वर्ड होता है प्रस्ताव। यहां पर मोहन ने प्रस्ताव रखा था, राम ने प्रस्ताव रखा था, मोहन नहीं, राम ने प्रस्ताव रखा था कि हमारे घर पे खाने पे आएंगे आप, तो यह प्रस्ताव रखा गया था। यहां पर मोहन ने कहा हाँ आऊंगा, तो उसने वचन दिया। यहां पर राम क्या था? तो राम था यहां पर वचनदाता, और मोहन उसने प्रॉमिस किया था तो वह था वचन गृहता। और यहां पर प्रतिफल क्या था? खाना। कंसिडरेशन क्या था? खाना, खाने पर इनवाइट किया गया था। तो यह ठहराव तो वहीं पे बन गया, ठहराव हो गई, बात हो गई, एग्रीमेंट हो गया, हाँ ठीक है भाई ठहराव हो गया। अब वह ठहराव कैसा हो सकता है? तो एक ठहराव हो सकता है रेसिप्रोकल, यहां पर हमने लिखा है पारस्परिक वचन, रेसिप्रोकल प्रॉमिस, यानी जो दोनों पर डिपेंड हो, फुल्ली या पार्टली, तो ऐसे को बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस। और वह ठहराव जो है कैसा हो सकता है? तो वह ठहराव अभी तुरंत हमने डिस्कस किया, वह लीगल भी हो सकता है यानी कानूनी रूप से मान्य भी हो सकता है, यानी राजनियम द्वारा वैध घोषित भी हो सकता है, और नहीं भी हो सकता है। जैसे अभी हमने बोला था कि राम ने मोहन को खाने पे इनवाइट किया, यहां पर यदि मोहन नहीं ही आता है या नहीं जाता है खाने पर प्रॉमिस करके भी, तो ऐसा कोई राजनियम द्वारा कोई वैलिड नहीं है, या कोई केस नहीं हो जाएगा, या उसे जेल नहीं हो जाएगी, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। वो क्या है? व्यर्थ ठहराव है, वो कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं क्रिएट करता है, यानी कानूनी राजनियम द्वारा वैध नहीं है। तो वह कैसा ठहराव कहलाएगा? व्यर्थ ठहराव। लेकिन वही यदि कोई ठहराव राजनियम द्वारा मान्य हो जाए, यानी बाय लॉ, इंडियन लॉ के हिसाब से यदि वो मान्य हो जाए, तो वैसे कंडीशन में यदि मान्य हो गया लॉ के द्वारा, तो वह अनुबंध बन जाता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट।
यानी एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी क्या है? तो एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी है कि जो अनुबंध आपका जो ये ठहराव है वह जो है कानूनी रूप से मान्य हो। यानी कानूनी रूप से मान्य जो ठहराव हो जाता है वही अनुबंध का रूप लेता है। यदि कानूनी रूप से मान्य नहीं होगा तो अनुबंध का रूप नहीं लेगा, वह केवल ठहराव बन के रह जाएगा। इसका मतलब हम लोग ठहराव के लिए बोल सकते हैं कि ठहराव क्या है? तो जब एक आदमी दूसरे के समक्ष कोई प्रस्ताव रखे, उस पर वह अपनी सहमति दे, जिसका एक निश्चित प्रतिफल हो, तो वह ठहराव कहलाता है। लेकिन वहीं पर यदि आपसे पूछा जाए अनुबंध क्या है, तो उसको भी हम लोग बोल सकते हैं कि भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के समक्ष कोई प्रस्ताव रखे, उस पर वह सहमति दे अपनी, जिसका एक निश्चित प्रतिफल है, कंसिडरेशन है, तो वह ठहराव बनता है। और वह ठहराव यदि राजनियम द्वारा मान्य हो जाए तो वह अनुबंध का रूप ले लेता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट का रूप ले लेता है वो। अब वह कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो सकता है? एक है व्यर्थनीय कॉन्ट्रैक्ट यानी व्यर्थनीय अनुबंध यानी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा है व्यर्थ या शून्य अनुबंध यानी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। इस दोनों में को भी जानना बहुत जरूरी है कि व्यर्थनीय अनुबंध यानी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो किसी एक पर्सन के ऊपर डिपेंड हो जाता है कि वह वैलिड होगा या वैलिड नहीं होगा, तो वैसे कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग बोल देते हैं कि व्यर्थनीय अनुबंध, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझिए आप। इसमें क्या हो सकता है? तो मान लीजिए कि राम मोहन को अपनी भैंस बेच रहा है। अब राम मोहन को अपनी भैंस बेच रहा है। भैंस में एक प्रॉब्लम थी, भैंस जो है मारती थी। यदि भैंस के पीछे कोई जाता था तो वह मारती थी। लेकिन जब राम बेच रहा था मोहन को, तो मोहन को उसने बताया कि भैंस बिल्कुल सीधी है, भैंस मारती नहीं है, बहुत अच्छी भैंस है। मोहन बहुत खुश हुआ कि हाँ भाई भैंस तो बहुत एकदम शांत शांत मिल रही है। वो भैंस को लेके चला गया। बट ये राम को पता था कि भैंस बहुत बदमाश है और मारती है पीछे से, लेकिन उसने मोहन को यह बात नहीं बताया क्योंकि उसे बेचना था। अब भैंस को लेकर मोहन चला गया। अब भैंस यदि मारती है वहां पर या कुछ करती है, तो वैसे कंडीशन में यदि मोहन इस पर क्रिएट करे कि आपत्ति दर्ज करे, आपत्ति करे कि आपने मुझे कह के दिया था, तो वैसी स्थिति में क्या होगा? वह व्यर्थ अनुबंध, व्यर्थनीय अनुबंध हो सकता है। लेकिन यदि मोहन आए ही नहीं, मोहन को एक्सेप्ट रहे कि नहीं भाई ठीक है भैंस अच्छी है, तो वैसे कंडीशन में क्या बनेगा? व्यर्थनीय अनुबंध हो जाएगा, क्योंकि वह केवल सिंगल पर्सन, एक पर्सन के ऊपर ही वह था। मतलब कि उस पर मोहन को ही चाहना था कि वह अनुबंध मतलब वैलिड होगा या वैलिड नहीं होगा। तो वैसे अनुबंध जो किसी एक पर्सन के ऊपर डिपेंड हो जाता है कि उसके ही हिसाब से वो व्यर्थ होगा या नहीं होगा, तो वैसे अनुबंध को हम लोग व्यर्थनीय अनुबंध कहते हैं, यानी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वहीं पर व्यर्थ अनुबंध यानी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट ही डेड हो गया, कॉन्ट्रैक्ट रहा ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? तो आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट तब हो सकता है, जैसे एक एग्जांपल में ले लीजिए कि राम ने, अभी जस्ट पीछे हमने एग्जांपल एक लिया था, वो आपको अच्छे से ध्यान होगा कि राम जो है अपनी बेटी की शादी के लिए गया था मोहन के पास। मोहन के पास जाकर बोला उसने कि मेरी बेटी की शादी आप अपने पुत्र से करोगे। वहां पर राजी भी हो गया, वहां पर एक एग्रीमेंट भी हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन बाद में पता चला कि राम की बेटी शादी से पहले ही मर गई। मरने के बाद क्या हुआ कि वह कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ? अपने आप डेड हो गया, खत्म हो गया, यानी वॉइड हो गया वो कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट रहा ही नहीं, बिकॉज जो उसका एक पार्ट था वो पार्ट ही डेड है। तो अब यदि लड़की ही नहीं रही तो शादी कहां होगी भाई? शादी तो नहीं होगी। अब इसके लिए यदि मोहन न्यायालय की शरण में भी जाता है तो न्यायालय भी वही बात कहेगी कि भाई जब है ही नहीं लड़की तो शादी कैसा है? तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब यहां पर हम लोग समझ रहे हैं बात को कि सब लिंक है एक दूसरे से। यदि ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा, यानी प्रस्ताव नहीं होगा तो वचन नहीं होगा। वचन यदि होता है, यदि कोई वचन देता है तो वहां पर वचनदाता और गृहता तो बनना ही बनना है। वचनदाता और गृहता रहना ही रहना है, यानी प्रोमिशन और प्रोमिसी तो होनी है। और वह जो वचन देगा उसके लिए एक प्रतिफल यानी कंसिडरेशन तो होगा ही। कोई ऐसे थोड़ी बोलेगा कि वहां चलना है तो वहां चलना है, कहां चलना है? कोई जगह ही नहीं बात हुई तो भाई कहां चलना है? कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, कोई बात नहीं हुई। यानी कि एक प्रतिफल का होना जरूरी है। और यदि एक निश्चित प्रतिफल रहे तो वह क्या बन जाता है? ठहराव। और
वह ठहराव व्यर्थ या शून्य ठहराव भी हो सकता है। व्यर्थ या शून्य ठहराव कब होगा? तो जो राजनियम द्वारा मान्य नहीं होगा, यानी इंडियन लॉ के द्वारा मान्य नहीं होगा, तो वैसे ठहराव को हम लोग क्या बोलेंगे? व्यर्थ या शून्य ठहराव, यानी वॉइड एग्रीमेंट। अब बात आता है अनुबंध क्या है भाई? तो अनुबंध अभी हमने तुरंत बताया, यदि जो भी ठहराव है वह राजनियम द्वारा मान्य हो जाए, मतलब यदि आप उसको तोड़ोगे तो आप फंस सकते हो, आपके ऊपर न्यायालय की नजर पड़ सकती है, यानी न्यायालय के हिसाब से आप दोषी हो तो फिर गड़बड़ होगा। तो वैसे कंडीशन में क्या बोलते हैं हम लोग कि ऐसा ठहराव जो राजनियम द्वारा मान्य हो जाए, वैलिड हो जाए। जैसे कोई अपनी जमीन को रजिस्ट्री कर देता है, यानी किसी को बेच देता है, तो वहां बात पेपर पे बेचता, वो रजिस्टर्ड करता है, यानी वह क्या हो गया? अनुबंध का रूप ले लिया, क्योंकि वह राजनियम द्वारा मान्य हो गया है, अब वो मुकर नहीं सकता है वो। ठीक है, तो अब हम समझ गए कि अनुबंध क्या है, यानी कॉन्ट्रैक्ट क्या है। अब वहीं पर बात आई फिर से कि व्यर्थनीय अनुबंध क्या है, यानी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी हम तुरंत बताए कि जब कॉन्ट्रैक्ट किसी एक पर्सन के ऊपर डिपेंड हो जाए, यानी वो चाहे तो वह वैलिड है और वह चाहे तो वैलिड नहीं भी हो सकता है। अभी एग्जांपल में हमने दिया था कि राम ने अपनी भैंस बेच दी और वह भैंस मारती थी, लेकिन मोहन को उसने क्या बताया कि वो भैंस बिल्कुल अच्छी है, मारती नहीं है, शांत है। अब मोहन के ऊपर डिपेंड करता है कि वह उसको वैलिड करे या नहीं करे। यदि उसको एक्सेप्ट है वो भैंस तो फिर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, यदि वो उस पर आपत्ति है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। तो वैसे कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग बोलते हैं व्यर्थ यानी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। और व्यर्थ यानी ये तो हम समझ ही गए अभी तुरंत, व्यर्थ यानी शून्य अनुबंध, यानी अनुबंध ही खत्म हो गया, डेट हो गया जीरो। क्यों भाई, कैसे जीरो हो गया? तो उसका कंडीशन मैंने बताया कि राम ने अपनी बेटी की शादी मोहन के बेटे से तय की थी, लेकिन राम की बेटी शादी से पहले ही, यानी विवाह से पहले ही मर गई। जब मर गई तो जब यहां पर एक साइड का जो था आपका खत्म हो गया, तो फिर वहां कॉन्ट्रैक्ट रहा ही नहीं। अब तो शादी होने की बात ही खत्म हो गई, चूंकि उसका एक पक्षकार ही मर गया। जो कंस्टिट्यूशन था जहां शादी होनी थी वो लड़की ही मर गई, तो जब लड़की मर गई तो शादी तो होना ही नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? व्यर्थ हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट रहा ही नहीं। ठीक है, इस चीज को हम लोग समझ गए, व्यर्थ अनुबंध। अब रही बात कि इसके सेक्शंस और धारा को कैसे याद रखें भाई। तो हम लोग जानते हैं कि जब प्रॉमिस होगा तो जब प्रपोजल आएगा तभी प्रॉमिस होगा, प्रॉमिस होगा तो प्रोमिसर और प्रोमिसी दोनों होंगे, और उसके लिए कंसिडरेशन होना चाहिए, और कंसिडरेशन होगा तभी वो क्या बनेगा? एग्रीमेंट। यदि कंसिडरेशन नहीं रहेगा तो एग्रीमेंट बनना ही नहीं है। अब एग्रीमेंट बनेगा तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो सकता है, और आपका वॉइड एग्रीमेंट भी हो सकता है, यानी व्यर्थ और शून्य ठहराव भी हो सकता है। और यदि वो शून्य ठहराव नहीं है, यानी वो राजनियम द्वारा मान्य हो गया है, तो वह अनुबंध अथवा संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है, अब वह कॉन्ट्रैक्ट यदि व्यर्थनीय नहीं हो, यानी वॉइडेबल नहीं हो, तो व्यर्थ भी हो सकता है, यानी वॉइड भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। ये सारे बातें हम लोग जान गए। अब इसके सेक्शन धारा को जो हमको जानना है वो आसानी से हम लोग इस पर पुट करते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे पुट होता है। चलिए देखते हैं हम लोग कि ये हम लोग कैसे इसका सेक्शन धारा याद रख सकते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहला प्रपोजल की बात आती है। तो काम करते हैं हम लोग, सबके आगे में 2 लिख देते हैं। 2 2 2 2 2 2 2 2 2। अब याद रखने के लिए आप जान लीजिए A B C D E F G H I J। यानी सबका जो सेक्शंस है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंतर्गत, तो प्रपोजल यानी प्रस्ताव का डिफिनेशन सेक्शन 2A में दिया गया है। यानी आप ध्यान रखोगे कि सिंपली बात है कि जब तक प्रपोजल नहीं होगा तब तक कोई प्रॉमिस नहीं होगा, प्रॉमिस होगा तो प्रोमिसर और प्रोमिसी तो 2 आदमी रहेंगे ही, और यदि एक निश्चित यानी फिक्स कंसिडरेशन रहा तो वह कॉन्ट्रैक्ट नो एग्रीमेंट। वो क्या बनेगा? एग्रीमेंट बनेगा। कंसिडरेशन रहता तो वो क्या बनेगा? एग्रीमेंट। और वह रेसिप्रोकल प्रॉमिस भी हो सकता है और वॉइड एग्रीमेंट भी हो सकता है। और यदि वह वॉइड एग्रीमेंट नहीं हो, वह यानी इंडियन लॉ के हिसाब से मान्य हो जाए, तो वैसे कंडीशन में क्या हो जाएगा? वह आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। यानी कि
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से वह कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ यदि वह राजनियम द्वारा मान्य है तो, यानी इंडियन लॉ के हिसाब से मान्य है तो। अब वह व्यर्थनीय और व्यर्थ, यानी व्यर्थनीय मतलब यहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, एक आदमी के ऊपर डिपेंड है, बन सकता है, बट यहां पर तो खैर व्यर्थ ही हो गया क्योंकि एक साइड ही खत्म है। तो इसका सेक्शन हम लोग आराम से याद कर सकते हैं कि सब के आगे टू टू, मतलब मालूम है प्रपोजल तो 2A होगा भाई, प्रॉमिस होगा तो 2B होगा, वचनदाता और गृहता इसका डिफिनेशन 2C में है नहीं। जब भी इसको डिफाइन करना हो तब आराम से बोल सकते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 2A के अनुसार जब कोई पर्सन किसी दूसरे के समक्ष अपनी बात रखता है ताकि उस पर उसकी सहमति मिल सके तो वह बात रखने का जो कार्य है वही कहलाता है प्रस्ताव, यानी प्रपोजल। फिर पूछा जाएगा प्रॉमिस क्या है भाई, तो हम लोग बता सकते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 2B के हिसाब से जब कोई व्यक्ति किसी के समक्ष कोई प्रस्ताव रखता है और सामने वाला व्यक्ति उस पर अपनी सहमति देता है तो उसे ही हम लोग प्रॉमिस यानी वचन कहते हैं। आपसे पूछा जाए कि नहीं आप बताए प्रोमिशर प्रोमिसी का डिफाइन कीजिए इसको, तो हम लोग फिर से बड़ी बात करेंगे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 2C के हिसाब से जब कोई व्यक्ति किसी के समक्ष कोई प्रस्ताव रखता है उस पर सामने वाला व्यक्ति अपना वचन यानी प्रॉमिस देता है तो जो प्रस्तावक होता है, जो रखने वाला होता है प्रस्ताव, उसको वचनदाता, और जो उसको उस पर प्रॉमिस देता है उसे हम लोग वचन गृहता कहते हैं। वहीं पर पूछा जाएगा कंसिडरेशन, तो कंसिडरेशन को भी बोल सकते हैं कि चूंकि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट मतलब एग्रीमेंट होगा तो एग्रीमेंट के लिए कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और तब यदि वह कंसिडरेशन रहता है तो वह क्या बन जाएगा, ठहराव यानी एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट का क्या हो जाएगा भाई, तो कंसिडरेशन 2D था तो 2E, रेसिप्रोकल F, फिर शून्य ठहराव या व्यर्थ ठहराव जो होता है, यानी जो कानूनी कोई क्रिएट न करे लायबिलिटीज, यानी भारतीय इंडियन लॉ के हिसाब से मान्य नहीं हो तो वैसे कंडीशन में वह व्यर्थ हो जाता है। और यदि वह भारतीय लॉ के हिसाब से, इंडियन लॉ के हिसाब से मान्य हो जाता है तो वह कॉन्ट्रैक्ट यानी कि अनुबंध बन जाता है। अब रही बात व्यर्थनीय अनुबंध, तो यहां पर हम देख रहे हैं 2I और 2J, यानी कि हम 2 लिख दें और ABCDEFGHIJ तक ले जाएं तो हमारा सारा जो भी है ये वर्ड्स और इसका सेक्शंस जो है आराम से याद हो सकता है। इसके लिए हमें बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि बिना प्रस्ताव का कोई वचन नहीं देगा, और वचन देगा तो वचन गृहता और वचनदाता तो रहने ही रहने हैं, और कंसिडरेशन रहेगा तभी वह ठहराव बन सकता है। यदि कंसिडरेशन नहीं होगा तो ठहराव नहीं होगा, और वह ठहराव आपका पारस्परिक भी हो सकता है और व्यर्थ ठहराव भी हो सकता है, ठीक है। और यदि वह व्यर्थ ठहराव नहीं है, वह राजनियम द्वारा मान्य है, तो वैसे कंडीशन में वह बन गया अनुबंध या संविधानी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट जो है वह दो तरह का होता है, या तो व्यर्थनीय कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, या तो व्यर्थ ठहराव कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, या तो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। यदि कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट है तब तो रहेगा ही। व्यर्थनीय कॉन्ट्रैक्ट यानी वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, व्यर्थनीय अनुबंध है, तो वो भी हमको समझ में आ रहा है कि व्यर्थनीय अनुबंध किसको कहते हैं, आराम से हम लोग डिस्कस करेंगे, उस पर भी बात होगी आगे। और व्यर्थ या शून्य अनुबंध ये तो हम लोग समझ गए, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इतना चीज होता है। ये सारे वर्ड्स को हम लोग आज जाने। अब इन सारे वर्ड्स को जानने के बाद अब जो हमारा अगला वीडियो होगा, यानी अगला जो टॉपिक होगा, वो अब समझना काफी आसान हो जाएगा। तो आज का जो ये टॉपिक था आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और आज का यह वीडियो यदि आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।